नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातिन हज़रात, न्यूज़ गार्डर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम अर्ज़ करता है। अभी लेटेस्ट पोजीशन आपको बता रहा हूँ। आज 26 नवंबर है और इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं और जो जुलूस है जिसकी क़यादत बुशरा बीबी खुद कर रही हैं वो 0 पॉइंट क्रॉस कर चुका है। जो इस्लामाबाद के जाने जो महल्ले वकूफ के मतलब जानते हैं उनको बताया कि अगर 0 पॉइंट से जाने डी चौक के 2 रास्ते हैं, एक तो आप पारा से चले जाएं या फैसल मस्जिद के चौक से आगे राइट टर्न करें तो ब्लू एरिया शुरू हो जाता है और जहां ब्लू एरिया खत्म होता है डी चौक शुरू हो जाता है। रात कटी जो 26 चुरंगी है, 26 नंबर चुरंगी इस्लामाबाद की, वहां गमसान की लड़ाई हुई और इतनी शेलिंग और रबड़ की बुलेट्स चलाई ना, आधा घंटा लगातार पुलिस और रेंजर्स ने पीटीआई के नहते वर्करों पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके मतलब बताया गया जो जख्मी होने वालों की तादाद तो लामहदूद है, जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, और एक बंदे के मतलब बताया गया कि उसके सर पर गोली लगी और मार गया। और जो रात को उन्होंने नया जो गवर्नमेंट ने अपने नीचपन पे मुजाहरा किया वो ये है कि एक एफसी का रिटायर्ड बंदा जो पीटीआई के जलसे में आ रहा था, उसको जब रेंजर्स वाले आधा घंटा शेलिंग के बाद उनका सामान सारा खत्म हो गया तो वो भागने लगे, तो उन्होंने उस बंदे के सर कुचल दिया, उसकी गाड़ी की टायर ऊपर से गुजार दिया। और फिर उसके भाई जो मदई बना उसको कहा गया कि ये पीटीआई के खाते में डाल दो, तो उसने कहा जी मेरा एक ही भाई था, मैं क्यों किसी के नाक पर्चा कराऊं। और इन्होंने जराए के जरिए खबरें चलाई कि पीटीआई ने आपस में इनकी फायरिंग हुई है और एक बंदा इन्होंने मार दिया। ये है इस गवर्नमेंट की हालत। सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त सत्तू पिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस सिस्टम का बेनिफिशियरी है, इसलिए कि ये सो मोटो कोई एक्शन लेगा ये भूल जाए। और लेटेस्ट खबर यह है कि इन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दिया है रेड जोन में। पहले रेड जोन 9 मई से पहले जीवन G11 तक था, अब उसको कटेल करके तो उन्होंने डी चौक बना दिया। और कभी इम्कानात यही हैं कि रात किसी वक्त भी कर्फ्यू लगा देंगे। G11 में बड़ी फिर शेलिंग हुई और शेलिंग इस वक्त पूरे इस्लामाबाद के शहरी उसको महसूस कर सकते हैं अपनी आंखों में, जो आंसू गैस उन्होंने फेंकी है, जो आंसू गैस के गोले बरसाए हैं अनहते अवाम पे। और इसकी जो तपिश है, इसकी जो सनसनी है वो हवा में आम आदमी को भी महसूस हो रही है, जो इस जुलूस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हवा पे तो इनको कंट्रोल नहीं है। अगर हवा पे भी इनका कंट्रोल होता तो ये तो सारी हवा जुलूस की तरफ कर देते हैं, जुलूस वाले मर जाए सारे। काफिले कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, पंजाब से अब काफिले ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ रोड जिन्होंने खोल दी हैं जिससे लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब से भी निकल रहे हैं। लेकिन जो किरदार केपीके वालों ने किया है वो कोई नहीं कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि पठान एक बहादुर कौम है और पठानों ने बता दिया है कि अब हम जब किसी लीडर के साथ खड़े हो जाए तो हम वफा की आखिरी हद तक जाते हैं। वफादारी पंजाबियों के खून में नहीं है, ये हमारी तारीख में शामिल है कि पंजाब में रजीत सिंह जैसे हुक्मरान हुकूमत कर गए तो जो पंजाबियों ने किया उसकी तो मिसाल दी नहीं जा सकती, लेकिन जो केपीके के पठानों ने काम कर दिया उसकी एक तारीख रकम हो गई है। ये आईजी इस्लामाबाद और डीपीओ अटल जो बढ़ के मारता था वो किधर गई है? आज इस्लामाबाद कहता था ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो फलान हो जाएगा, अब इन्होंने हथियार डाल दिया और फौज के हैंडओवर कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि क्या कोई फौज अपने शहरियों पर गोली चला सकती है? इससे पहले ये काम भुट्टो के दौर में हो चुका है, जब ये कुछ शहरों में मार्च लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था अपने शहरियों पर। तो अब फौज का भी इम्तहान है कि आप वो इस हद तक जाते हैं कि अपने शहरियों पर गोलियां चलाएंगे, अपने शहरियों को मारेंगे। ये जो है वो रात तक सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। G11 में बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस की इन्होंने, लेकिन पुलिस वालों के पास जब वो आंसू गैस के शेल जो हैं और गोलियां खत्म हो जाती हैं, रबड़ बुलेट्स के जो हैं, तो फिर ये भाग जाते हैं। ज़ाहिर इतने बड़े क्राउड के साथ
कैसे मुकाबला किया जा सकता है? लेकिन उस वक्त आप मुकाबला कर सकते हैं जब आपके पास रबर बुलेट्स होती है, जब आपके पास आंसू गैस के शेल होते हैं। इन्होंने एंटी राइट फोर्स भी बुलाई हुई है केपीके से, अपना सिंध पुलिस से। तो मुल्क के हालात बड़े तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं और ये आई ओपनर है हुकूमत के लिए। नो आर नेवर की सिचुएशन बन चुकी है मुल्क में। रात 11:30 बजे इमरान खान से डाडा में मुलाकात की असद कैसर मिनिस्टर गौहर ने, लेकिन ये किसी बात पे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हुकूमत नेगोशिएशन करने के लिए तैयार ही नहीं है, या उसको तैयार होने की इजाजत नहीं है। ख्वाजा आसफ साहब रस्म रवायत बढ़ के मारता रहा, रात बहुत सा नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकाता रहा। मैंने पहले भी कहा था, आपने भी लास्ट देखे तो मैंने कहा था ये डी डे है फॉर द पीटीआई एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट। ये जो मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये जहां ऐसे मुल्क में जहां इकोनॉमी ऑलरेडी क्लैश कर चुकी है, क्या इतने बड़े एहतजाज 3 दिन से पूरा पाकिस्तान जैम है बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या इन लोगों को मुल्क के मुआशी हालात से आगाही नहीं है? तो ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हमारे एक दोस्त है, रिटायर्ड है डीआईजी, उन्होंने लिखा है कि इस हालात में मार्शल लग सकता है। तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि मार्शल उस मुल्क में नहीं लगता जो दिवालिया होने के करीब हो, जिसकी इकोनॉमी क्रैश कर रही हो। जब मार्शल लगाएंगे तो दुनिया तो वैसे ही आपको फर्क कर देगी। अमदाद जो मिल रही है थोड़ी बहुत, आपको जो कर्जे मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, क्या ये बर्दाश्त कर सके कि एस्टैब्लिशमेंट की मुल्क बैंकरप्ट हो जाए? टेक्निकली तो डिफॉल्ट हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये ओरिजिनल डिफॉल्ट जब हो जाएगा तो फिर इसके बाद डॉलर किधर जाएगा, फॉरेन करेंसी किधर जाएगी? तो ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाया जाए। और मेरे मुंह में खाक ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये किसी की आरज़ू हो सकती है, लेकिन इस आरज़ू को इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की अफवाज है, वो बाहर से इंडिया की अफवाज तो नहीं है। वो कैसे अपने शहरियों पर गोली चला सकती है? बांग्लादेश में आर्मी सरेंडर कर गई थी, उन्होंने सेना वाले को ये बड़ी फेवर दी थी, उन्होंने कहा था आप मुल्क से भाग जाए। श्रीलंका में आर्मी ने इंटरवेंशन नहीं की। अवाम में जब दबा बोला प्रेसिडेंट हाउस पे तो आर्मी पीछे हट गई थी, वहां तो नहीं गोलियां चलाई। तो अपने लोगों पे गोलियां चलाना एक नहायत मुश्किल और तकलीफ दे काम है। रात रेंजर्स ने चलाई है गोलियां, लेकिन अब ये इसकी किसी लेवल पे जब इंक्वायरी होगी तो ये पता नहीं किस किस्से से फंसना है इसमें, क्योंकि रात ब्लड शेड हुआ है पाकिस्तान में। और जिस तरीक ने ब्लड का, जिस तरीक में कोई ब्लड उसमें गिर जाए, वो तरीक जो उसको रोकना मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान की तरीक तो यही बताती है। आखिरी तहरीक जो चली थी निजाम मुस्तफा की थी, उसमें खून गिरा था, उसमें लोग शहीद हुए थे, और इसमें भी शहीद हो गए। अब बुशरा बेगम अगर इसको खुद लीड ना करती, मैं इस वक्त उससे खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस वक्त उसने साबित कदमी का मुजाहरा किया एक औरत होके, और वो भी नॉन पोलिटिकल फिगर होके। लोग सिर्फ उसकी इसलिए इज्जत करते हैं कि इमरान खान की बीवी है, लेकिन उसमें बुशरा बेगम की वजह से इमरान खान की शोहरत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बुशरा बेगम ना होती तो फरहद गोगी क्वेश्चन ना कर सकती। बुशरा बीबी ना होती तो ये तोशा खाना के केस इमरान खान के नहीं बनते, क्योंकि जो इमरान खान ने ऑनेस्टी का जो मैयार सेट किया था उसमें तोशा खाना से चीज नहीं देनी चाहिए इसको। हालांकि दे आर लीगल, आप उसको ले सकते हैं कानून के मिजाज से। 10% पहले दे के ले लेते थे, अब 100% दे के, अपना 50% दे के तो लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इमरान ने ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड एक रखा हुआ था, उस पर वो खुद ही नहीं पूरा उतर सका, और ये सिर्फ बुशरा बीबी की वजह से हुआ है। वरना ये इमरान खान मेरा ख्याल है खुद अगर अकेला होता था ऐसी कभी ना, ऐसी खच कभी ना मारता। लेकिन उसने कल रात 2 दिन से जुलूस में चल के अपना हक अदा कर दिया, जो कफारा है वो अदा कर दिया गया है। 3 दिन से लोग बता रहे हैं जुलूस में शुरू का कि हम सोए नहीं है, और अभी तक वो पुरज़म है, उनके हौसले बुलंद है। वो कहते हैं जी मेरा इमरान खान की खातिर कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम इसी हद तक भी जाएंगे इमरान खान को रहा कराने के लिए।
तो ये भी लम्हा बला सूरत बदल रही है। आपको खुदा जरूरी हुआ तो फिर बात करेंगे, आपको लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हुई तो आपको फिर बताएंगे। सरदस्त मुझे इजाजत दे, दुआ का ख्याल रखे, दुआ में याद रखे और पाकिस्तान की के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये ऐसे तरीके से इस मुल्क में जो क्राइसिस शुरू हो गया वो इससे निकल पाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।